हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। यहाँ से जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था यहाँ पर मीडियन के बारे में, और मीडियन का यहाँ तक का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल की क्लास में करवा चुका था, अगर आप लोगों को याद हो तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर से 9 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। ये सीधा सीधा अपने पास क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी एकदम अच्छा हूं, एकदम शानदार हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। चलिए कीजिए। तूफान भाई हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मुझे एक बात बताइए, आप लोग ये समझने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सभी लोग। यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी में एडी बी सी एफ अवसंधि जी पर होती हैं, तो निम्नलिखित में से क्या सही है? जी ग्रेविटी सेंटर पर अगर इंटरसेक्ट करें तो हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, क्या साइड की तरफ 3 आएगा? क्या साइड अपने पास ए बी बी सी सी ए, और बड़ा कौन होता है? ये अपने पास बड़ा होगा। ऑप्शन अपने पास आ जाएगा डी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी समझा दूं, मुझे एक बात बताइए, यहां पर ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है 4AD प्लस बीई प्लस सी एफ बड़ा होगा किससे? अपने पास 3AB प्लस अपने पास BC प्लस सी ए से, इससे बड़ा होगा। ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों तरफ मैं दो का भाग दे दूं, अगर दोनों तरफ मैं दो से डिवाइड कर दूं, यहां दो से डिवाइड करोगे तो अपने पास AD प्लस बीई प्लस अपने पास CF है। यहां दो से डिवाइड करोगे तो अपने पास 1.5, अपने पास यहां पर AB प्लस BC प्लस अपने पास CA है। अगर ये चीज इसके 1.5 गुना से बड़ी है, इसका 2 टाइम, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि अगर अपने पास ऐसा है तो मुझे एक बात बताइए, 2 अपने पास AD प्लस बीई प्लस CF अगर अभी कभी भी इसके 1.5 गुना से अगर बड़ा है, तो क्या वो इसके 1 गुना से तो बड़ा हमेशा होगा ही होगा क्या? ये बात बताइए मुझे। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। ये चीज अगर इसके 1.5 से अगर बड़ी है, तो क्या 1 टाइम से तो ये बड़ी होनी ही होनी है क्या इधर वाली? तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आ गया? तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। ऑप्शन नंबर बी भी एकदम ठीक है, और अपने पास ये भी बिल्कुल ठीक है। बताइए ठीक है क्या? अभिषेक, मैंने कहा है भाई आपको, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए पहले जो मदर्स का नंबर है उस पर आप लोग कॉल किया करो, उस पर आप कॉल कर लिया करो, वो आपको प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे भाई। तो यहां पर ऑप्शन बी भी ठीक है और ये भी अपने पास ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। डी डी वो अपने पास आपके कोई बड़े भाई से अगर बड़ा है, तो वो आपसे तो बड़ा होगा ही होगा भाई, ध्यान रखना। किसी चीज के 1.5 गुना से अगर बड़ा है कोई चीज, तो 1.5 गुना अगर हटा दोगे तो उससे भी बड़ा होगा ही होगा। ऐसे है वो। यहाँ पर इसने लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स 3 मीडियन। बिल्कुल सही बोल रहा है, ये इसने सही लाइन बोली है। इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इफ डी इज द एनी पॉइंट ऑन बीसी, देन AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। यहाँ पर कोई भी मीडियन नहीं बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि इस पर कोई पॉइंट है AD। ट्राइंगल ए बी सी में बी सी इज द एनी पॉइंट ऑन ए डी, ये कोई भी पॉइंट अगर इस पर, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, क्या इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो दो साइड्स का सम क्या तीसरी से बड़ा होता है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। ए बी प्लस बी डी बड़ा होगा किससे? अपने पास यहां पर ए बी प्लस अपने पास बी डी, ए बी प्लस बी डी बड़ा होगा किससे? अपने पास ए डी से। ये लीजिए, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। ऐसे ही इस ट्रायंगल में मुझे एक बात बताइए, AC प्लस CD बड़ा होगा किससे? अपने पास AD से।
ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, ऐसा मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था। तो इनको अगर आप लोग जोड़ते हो तो एक तो अपने पास ए बी और ए सी तो अपने पास है ही है दोनों, ए बी और ए सी, इसको अगर जोड़ोगे तो मुझे बताइए बी डी प्लस सी डी की जगह क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर बी सी लिख सकते हो, जो कि ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ ए डी से। क्या दूसरा भी एकदम ठीक है क्या? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही राइट हैं, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे, आसान और छोटा क्वेश्चन था ये वाला। तो क्या सभी लोगों को समझ में आ गया है क्या? आगे बढ़ते हैं। हाँ और ना भाई बोलते रहा करो, मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, चीजें आपको समझ में आनी शुरू होनी चाहिए। चलिए आप लोग सोल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर बताइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन, आप लोग थोड़ी थ्योरी पढ़ा करो, फिर अपने पास क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। वो तो ललित आपका नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता लगेगा भाई, वो तो जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही आपको पता लगेगा। थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चंस कीजिए, फिर थ्योरी पढ़िए, फिर क्वेश्चंस कीजिए, ऐसे चलते रहो। एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं एडी बी सी एफ एक दूसरे को जी पर इंटरसेक्ट करती हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िए और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर सभी लोग, राकेश सारे ही हो रहे हैं क्या? बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है विक्की। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, एक ट्रायंगल ए बी और सी, ध्यान से समझना सभी लोग। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ए है, बी है और अपने पास सी है। एक ट्रायंगल ए बी सी में ए डी बीई सी एफ एक दूसरे को केंद्रक जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सारे लोग, जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप लोग समझना कि मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। क्वेश्चन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये चीज बाद में भी कभी आपके काम में आ सकती है, इस पर बेस्ड कोई नया क्वेश्चन भी बन सकता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अगर कभी भी अपने पास मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, ये आप लोगों का जब मैं सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगा उस टाइम तो मैं प्रूव करके भी बताऊंगा, लेकिन याद रखना, अभी ध्यान रखना, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी लाइन से आधी और उसके पैरेलल भी होगी, ध्यान रखना। ये रेशियो अगर 1:1 है तो आप लोग अब कितनी भी लाइन खींचिए, प्रत्येक को, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो ये मिड पॉइंट रेशियो 1:1 है। तो कितनी भी लाइन खींचो सभी का रेशियो हमेशा 1:1 होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, चाहे कोई भी लाइन खींचो, चाहे मीडियन हो चाहे कोई दूसरी लाइन हो, अगर ए से इसको आप लोग मिलाते हो तो प्रत्येक, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पैरेलल होती है और लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल फिर सिमिलर हो जाता है और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अगर आपको ये चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अब याद कर लो, नहीं पता तो इस चीज को अब आप लोग याद कर लीजिए। तो ये है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं ए डी बीई सी एफ एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक ट्रायंगल ए बी और सी की जो माध्यिकाएं हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये है अपने पास ट्रायंगल ए बी और सी, इसकी तीनों जो मीडियन है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। इसकी एक मीडियन है अपने पास ए डी, दूसरी मीडियन जो मिड पॉइंट पर आकर मिले, दूसरी मीडियन है अपने पास बीई और तीसरी मीडियन है अपने पास सी एफ। और एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र, और ऐसा इसने कहा है कि जी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। एडी एफ ही एक दूसरे को एच पर, यहां पर इसने कहा है एडी और एफ ही एक दूसरे को एच पर मिलती हैं। ये लीजिए, ये जो अपने पास है यहां पर पॉइंट, ये अपने पास एच है, एक दूसरे को एच पर अगर मिलती हैं, बिल्कुल ठीक है। यदि त्रिभुज एफ जी एच का क्षेत्रफल 4 हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। प्रत्येक बच्चा, आंसर बिल्कुल सही है भाई सभी बच्चों का, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं यहां पर क्या बता रहा हूं।
पहला पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना, अपने पास ग्रेविटी सेंटर जो होता है गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो यहां से यहां तक, ये यहां तक, ये अगर 2 होगा तो नीचे वाला कितना होगा, तो नीचे वाला अपने पास होगा 1, यानी टोटल मीडियन की लेंथ होगी 3। और ये क्योंकि एफ भी मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, कोई भी लाइन खींचो उसको 1:1 में बांटेगी। तो टोटल अपने पास 2 और 1 3 अगर है, तो ये वाला भी अपने पास 1.5 होगा यहां से यहां तक। ये जो लाइन है इसकी मैं बात कर रहा हूं, ए से एच तक 1.5 होगा, और ये नीचे वाला भी अपने पास कितना होगा, 1.5 होगा, ये लीजिए। तो मुझे बताओ, ए से एच और एच से जी का रेशियो अगर मैं बनाना चाहूं, ए से एच और एच से जी का रेशियो अगर मैं बनाना चाहूं, तो ये टोटल तो यहां तक अपने पास 2 है, और ए से एच तक अगर 1.5 है, तो क्या ऊपर वाला एच से जी तक, ये देखिए टोटल अपने पास 2 था, ये रहा 2 है, ऊपर वाला 1.5 अगर है, तो नीचे वाला क्या 0.5 बचेगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। या नीचे से सोच लो, ये यहां तक 1.5 है, ये अपने पास 1 है, 1.5 में से 1 घटाओगे तो 0.5, तो इन दोनों का रेशियो 3:1। एक बार क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि इनका रेशियो आप लोग बताइए, तो 3:1 कहां से, कैसे और क्यों आ गया, ये बात आप लोग प्रत्येक बच्चा बताओ कि सबसे पहले आप लोगों को समझ में आई है क्या। हाँ और ना मुझे भाई बताते रहो, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एच और एन बोलिए, क्या 3:1 सभी लोग समझ पाए हो क्या, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन समझाना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो ये अगर अपने पास समझ में आया है, वन अपने पास यहां पर जगदीश और दिनेश को नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं। एक चीज याद रखना भाई, एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं। यहां पर अपने पास मिड पॉइंट को अगर, और मीडियन मिड पॉइंट पर आखिरी मिलती है, मिड पॉइंट पर अगर कभी भी है, तो ये रेशियो 1:1 होगा। तो इधर से कोई भी लाइन खींचो, वो हमेशा मिड पॉइंट पर ही काटती है, सिमिलरिटी से आता है, याद रखना। मिड पॉइंट अगर है तो, और पैरेलल लाइन अगर खींच रहे हो तो 1:1 में ही काटेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। एक बार फिर समझा देता हूं, जो बच्चा नहीं समझ पाया, कोई जरूरी नहीं कि एक बार में आप लोग समझ पाओ, लेकिन कोशिश करना कि दूसरी बार में आपको 100% ही समझ में आ जाए। एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, क्योंकि यहां पर इसने कहा है ए डी बी और सी एफ मीडियन है, ए डी बी ई अपने पास यहां पर, और सी एफ मीडियन है, बी ई और सी एफ ये मीडियन है, मतलब मिड पॉइंट पर आकर मिलेगा। ये लीजिए, ये भी अपने पास सी एफ भी मीडियन है, मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर आकर मिलता है, ये भी मीडियन है, और ये भी अपने पास मीडियन है। ये लीजिए यहां पर ए डी, इसको अगर आप लोग मिलाते हो इस साइड से अपने पास यहां पर, तो ये अपने पास बी ई हुआ, और इसको अगर मिलाते हो तो ये अपने पास सी एफ हुआ, और ये जहां पर मिलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर जी के नाम से। याद रखना, गुरुत्व केंद्र जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में काटता है। फिर समझा रहा हूं, यहां से यहां तक, ये जो अपने पास है यहां तक की दूरी, ये तो अपने पास 2 है, और नीचे वाली जो डिस्टेंस है वो अपने पास 1 है। तो टोटल एडी की लेंथ, क्योंकि मुझे रेशियो ही निकालना है, तो आप लोग 3 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 2 ऊपर वाली 1 नीचे वाली। अभी भी समझा के आया हूं आपको कि जब भी अपने पास यहां से मिड पॉइंट को अगर मिलाओगे तो वो लेंथ आधी आधी हो जाती है, रेशियो 1:1 का हो जाता है। तो 3 को आधा आधा अगर बांटोगे, 1:1 में बांटोगे, 1:1 का मतलब बराबर बराबर, तो 3 को बराबर बराबर अगर बांटोगे, तो ये यहां से यहां तक अपने पास कितना आएगा, 1.5 आएगा, और नीचे वाला भी कितना आएगा, 1.5 आएगा, ये 1.5 आएगा। तो टोटल ये पॉइंट पर काट रहा है एच पर, तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ए एच और एच जी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो ए से एच तक तो 1.5 है, ये लीजिए, और आगे एच से जी तक जो है, ये टोटल 2 था, ये टोटल 2 था, यहां तक 2 था, उससे ऊपर 1.5 है, तो 2 में से 1.5 घटाओगे तो क्या 0.5 बचेगा क्या, 5 से कट रहा है 3 बार, और 5 से कट रहा है 1 बार। तो ये जो रेशियो आया वो 3:1 कैसे आ गया। क्या इतनी बात मुझे समझ बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि ट्रायंगल ए बी सी में अगर अपने पास ये यहां से मीडियन हो, मीडियन अगर हो, कौन कौन, ए डी मीडियन है अपने पास, बी ई मीडियन है अपने पास, और सी एफ मीडियन है अपने पास, बी ई और सी एफ अगर मीडियन है, तो मुझे बताइए मीडियन अगर है अपने पास,
जो ग्रेविटी सेंटर जी पर अगर काटे हैं सी एफ, और ये अगर एच पर काटे, तो ये जो अपने पास रेशियो होगा वो हमेशा अनुपात जो होता है वो 3:1 होता है। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे, आ गया समझ में? चलो ठीक है। अब इसने कहा है हम लोगों से कि एफ जी एच का जो एरिया है, देखिए एफ जी एच का एरिया 4 है और ये अपने पास 4 है। क्या कल की क्लास में, याद रखिए मुझे एक बात बताइए, क्या कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था क्या कि एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है? तो ये रेशियो अपने पास 1:3 अगर है, तो ये 4 अगर होगा तो मुझे बताइए क्या 12 होगा क्या? ये अपने पास 12 होगा, अगर आपको याद हो तो। एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो अपने पास बेस का रेशियो है। तो ये अपने पास 4 है, तो ये अपने पास 12 होगा। और मुझे एक बात बताइए, जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो क्या एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है? क्या आपको ऐसा पता है क्या? कल क्योंकि थ्योरी में आपको बता चुका हूं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो इस वाले भाग का जो एरिया हुआ वो क्या 16 हुआ, और टोटल का 1/6 होगा क्या? ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो इस वाले भाग का एरिया कितना होगा? 16, और ये टोटल का 1/6 होगा। इसका मतलब टोटल का एरिया, जो टोटल ट्रायंगल ए बी सी का एरिया है, ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया अपने पास है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का जो है एरिया, उसका 1/6 अगर करते हो तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। तो रेड वाला मैंने बनाया है, और इसका एरिया टोटल अगर 16 है, तो बताओ ए बी सी का जो एरिया होगा वो 16 को 6 से इंटू करोगे, तो जिस बच्चे का आंसर 96 था वो बिल्कुल ठीक है। क्या समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं आप लोगों को फिर बता देता हूं, जो बच्चा नहीं समझ पाया कोई बात नहीं, याद रखना 1:3 के लिए तो सभी ने हाँ किया ही था कि 1:3। तो बेस का रेशियो 1:3 है, तो एरिया का रेशियो भी 1:3 होगा। तो एक का मान अगर 4 है तो 3 का मान कितना होगा? 12। और यहां पर इस वाले भाग का एरिया टोटल का 1/6 होता है। अगर किसी चीज के 1/6 का मान 16 है तो उसका पूरा मान क्या 96 होगा क्या? ये अपना आंसर होगा। कोई बच्चा अगर कम समझ पाया है तो एक दो बार रिपीट करके वापस देखना सभी लोग। बाकी मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 समझ गए? बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, ये शुरुआत में तो लगेगा ही। समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 2 सेंटीमीटर है, समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं लंबवत अगर होती हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा? यहां पर अपने पास ये जो ट्रायंगल है ए बी और सी, ध्यान से सुनना आप लोग, इसका एरिया हम लोगों से पूछा है। याद रखना, समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा, एन अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर, मीडियन टर्न फ्रॉम ऑन इक्वल साइड्स आर परपेंडिकुलर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये मुझे बताइए, इसकी साइड अगर 2 है, एक बात एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखना भाई, अगर अपने पास दो साइड अगर बराबर हैं तो उस पर डालेगी मीडियन की लेंथ भी हमेशा इक्वल होगी। अगर दो साइड बराबर हैं तो उस पर डालेगी मीडियन की जो लेंथ होगी, दो जो इक्वल साइड है उन पर डालेगी मीडियन की लेंथ बराबर होगी। यानी ये वाली साइड अगर 2x है तो ये वाला और x है, तो ये वाली मीडियन भी टोटल 3x होगी, ये 2x और ये कितना होगा x। अगर किसी ट्रायंगल की आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो उसकी दो भुजाएं हमेशा बराबर अगर हैं तो दो माध्यिकाएं भी बराबर होती हैं, याद रखना। और मैंने क्योंकि 2:1 में बांटता है तो टोटल मीडियन मैंने 3x मान लिया है, तो 3x में 2x होगा, ये x होगा, 2x होगा और x होगा। और ये कोण अपने पास दिया हुआ है 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री क्यों दिया हुआ है मुझे ये बात बताइए सब लोग मिलकर, कैसे बना लिया हम लोगों ने 90 डिग्री? इसलिए बना लिया क्योंकि अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है, यहां पर दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाइसेक्टर एंगल को डिवाइड करते हैं, इन सेंटर में एक सर्किल होता है, ऐसे मीडियन में साइड ट्रायंगल डिवाइड करते समय सर्किल
या नहीं नहीं राजीवा, ऐसा नहीं होता राजीवा मृदा, इसमें ऐसा कोई भी सर्किल उसको सेंटर मानकर ऐसा कोई सर्किल नहीं बना सकते जो तीनों साइड्स को टच करे या तीनों वर्टिसेस को टच करे। हो सकता है एक को टच करे, एक को टच ही नहीं करे और एक को इंटरसेक्ट करते हुए निकले। तो ऐसा कोई भी हम लोग यहाँ पर नहीं बना सकते, ध्यान रखना। वो इन सेंटर से हम लोग बना सकते हैं, इससे ऐसा कोई सर्किल आप लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसा फिर ऐसा बनेगा जो एक को टच करे, एक को इंटरसेक्ट करे, एक के बाहर से निकले या एक के टच ही नहीं करे, ऐसा बनेगा, ध्यान रखना। यहां पर अपने पास, यहां पर ये मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रायंगल का एरिया आप लोग बताइए। तो ट्रायंगल का एरिया तो हम लोग बता देंगे, मुझे एक बात बताइए, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आप लोग लिख सकते हो क्या? पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से याद करो भाई, जिंदगी का लक्ष्य से 90 डिग्री का अगर कोण है तो क्या पाइथागोरस थ्योरम आप लगा पाओगे क्या? यहां पर पाइथागोरस थ्योरम होती है इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस अपने पास 4x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4। तो 8x स्क्वायर बराबर अगर अपने पास 4 है तो x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी यहाँ पर 1/2, ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस तो अपने पास 2x है और हाइट अपने पास 2x है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, मेंसुरेशन किसी बच्चे ने अगर नहीं पढ़ा है तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस और हाइट उसको बोलते हैं जो अपने पास 90 डिग्री के पास पास वाली दो साइड होती हैं। तो ये दोनों अपने पास बराबर हैं, तो 2 से 2 कट गया तो ये बन गया 2x स्क्वायर। और ये 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का मान कितना होगा 1/2। 2 से 2 कट गया तो इसका एरिया अगर 1 है तो टोटल का एरिया क्या 3 होगा क्या? क्योंकि इसका एरिया टोटल का अपने पास 1/3 है। ध्यान से सुनना, जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। अगर आप लोगों को याद है, अगर आप लोग इस चीज को जानते हो तो ध्यान रखना, ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो इन दो 1/6 और 1/6 को अगर आप लोग जोड़ लेते हो तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या टोटल का 1/3 होगा क्या? तो टोटल के एरिया का 1/3 बराबर अगर 1 आया है तो टोटल का एरिया निकालना है तो इंटू कर देंगे 3 से। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है हाँ ना भाई, बोलते रहा करो, उसी से चीजें मुझे समझ में आएंगी। ऐसे तो मुझे कैसे पता लगेगा? एच और एन आप लोग बोलते रहा करो, मुझे बताते रहा करो कि आपके समझ में आया है या नहीं आया। सभी लोग समझ गए? बिल्कुल ठीक है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर, लास्ट स्टेप मैं फिर समझा देता हूं, देखिए किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो। पहली बात तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको याद होनी चाहिए। पहली बात, अपने पास किसी भी ट्रायंगल में माध्यिकाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा 1/6 और 1/6 अगर जोड़ोगे तो इसका एरिया अगर अपने पास टोटल का 1/3 होता है। पहली बात तो ये याद रखना। दूसरा, अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है माध्यिकाएं दोनों अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो मीडियन बराबर होती हैं। ये 3x है तो ये भी 3x होगा। तो ये 2x, ये x है, ये 2x और ये x है। यहाँ पर पाइथागोरस 90 डिग्री का कोण इसने खुद ने क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया में मेंसुरेशन में समझाऊंगा। यहां पर आपको पता होना चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी वैल्यू जब एक्स स्क्वायर का मान यहां पुट करोगे तो 1 आ गया, और वो टोटल का 1/3 है। ट्रायंगल ए बी सी का 1/3 जब करोगे तो अपने पास इस ट्रायंगल का एरिया आएगा जो कि 1 आया है, 3 आगे जाके इंटू हो गया। ये थी अपनी लास्ट स्टेप। शुभम सिंह, अनइक्वल साइड दी हुई है, एन अनइक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें दो साइड बराबर होती हैं और एक साइड बराबर नहीं होती, वो हम लोगों को यहां पर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए। 90 डिग्री के पास पास वाली साइड जो होती है विकास, वो होती है बेस और हाइट। तो देखो 90 डिग्री के पास पास वाली दो साइड कौन सी है ट्रायंगल की? बिल्कुल, आलोक सिंह ने बढ़िया आंसर बताया। मुझे बताओ क्या यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर, क्या अपने पास यहाँ पर 26 का स्क्वायर हो रहा है क्या? हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात मुझे जरूर बताना आप लोग।
10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर अगर हो रहा है तो एरिया का फॉर्मूला फिर वो मत लगाना, उसमें टाइम लग जाएगा बड़े वाले फॉर्मूले में। फिर आप लोग ये लगाना, ये ज्यादा ठीक है, इसमें अपना टाइम बचता है। क्या सर मुझे अगर ध्यान नहीं रहा और गलती से अगर मैं वो फॉर्मूला लगा लूं तो आंसर आएगा या नहीं आएगा? 100% आंसर आएगा भाई, चाहे इससे सोल्व कर लो चाहे उससे सोल्व कर लो। तो आप लोगों को जब दोनों से ही आंसर आना है तो क्यों ना उससे किया जाए जिससे अपने पास टाइम कम लगता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर अपने पास 13। इसका आंसर मुझे उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे खुद से ही आसानी से आप लोग कर लोगे। क्या ये थ्योरी आप लोग पढ़िए, थ्योरी अगर पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चंस लगभग 90% क्वेश्चंस आप मुझसे पहले करना शुरू कर दोगे, और यही क्वेश्चन नहीं नए क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओगे। लेकिन थ्योरी तो भाई आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी कंप्लीट, आपको थ्योरी पहले थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आए सॉल्यूशन देख लो अपने पास यहां से क्लास से, और फिर वापस से थ्योरी पढ़िए। ऐसा आप लोग चलते रहो। फिर थ्योरी क्वेश्चंस करने के बाद एक बार थ्योरी वापस से पढ़ो, बहुत सारी चीजें आपको नई याद होंगी। थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो, थ्योरी पढ़ो, और इस टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हाँ बिल्कुल शिवा सिंगल, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। सुमित अब देख लो आप भाई, आप खुद देख लीजिए कितना डिफरेंस है। आप लोग, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, एक बच्चे को पूरा सब कुछ समझ में आ रहा है। तो इसमें आप खुद देख लीजिए कि भाई आपसे गलती कहां हो रही है। ये तो आपको देखना पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपको थ्योरी याद हो। ये क्वेश्चन नहीं बना राजेश, मैं वो समझा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछला समझ में कुछ नहीं आया इसका मतलब थ्योरी आपने बिल्कुल भाई थ्योरी की क्लास में भी नहीं थे आप। ये मैं 100% बता रहा हूं पांडे साहब, आपको आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा भाई। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो, या एडमिशन लेके सिर्फ पेरेंट्स को ही दिखाना है कि भाई मैंने एडमिशन तो ले रखा है, किस्मत मेरी खराब है इसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो अलग बात है। लेकिन रियल में ध्यान रखना कि आप खुद देख लीजिए। कोलकाता से ले रहे हैं क्या? ठीक है सुमित कुमार पांडे, थ्योरी आपने अगर नहीं है तो फिर आपको नहीं, पिछला क्वेश्चन में आप बताओ पूरी थ्योरी है 2/3 M1 M2, उसमें अपने पास बताइए क्या समझ में नहीं आया। थ्योरी को समझना नहीं आनंद, थ्योरी को तो याद करना है मेरे भाई। यहां पर थ्योरी बार बार आपको पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो आपके समझ में बिल्कुल मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। एक 13 है, एक 9 है, एक 10 है। जी अगर इसका ग्रेविटी सेंटर अगर है तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग यहां से यहां तक इसको आगे बढ़ाएं तो क्या वो मिड पॉइंट पर आकर मिलेगा क्या? और वो आकर मिला मान लो डी पर। अगर एजी को मिलाकर आगे बढ़ाओगे तो वो अपने पास डी पर आकर मिला। ये भी 5 है, ये भी अपने पास 5 है। और क्या इसी ट्रायंगल में आप लोग अपोलोनियम थ्योरम लगा दीजिए। ये वाला जो ट्रायंगल अपने पास है जिसकी एक साइड अपने पास 13 है, सिर्फ इतने एक से जो ट्रायंगल है इसी में आप लोग अपोलोनियम थ्योरम लगा दीजिए, जिसकी ये अपने पास यहां से यहां तक मीडियन है। माध्यिका की लंबाई जो है इसकी लेंथ हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ये हम लोगों को दिया हुआ है 13, ये दिया हुआ 9, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये भी अपने पास 5 हो गया। 10 अगर दिया हुआ था तो ये भी अपने पास 5 हो गया। अब मुझे बताओ क्या आप लोग इसमें, यहां पर मुझे सभी लोग बताइए, क्या आप लोग इसमें अपोलोनियम थ्योरम लगा सकते हो क्या? अब जिस बच्चे को अपोलोनियम थ्योरम के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो यहां पर तो फिर क्या ही सोल्व कर पाएगा बताओ। अगर अपोलोनियम थ्योरम पता है, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, आपने आगे बढ़ाया तो ये अपने पास अपोलोनियम। अब इसके बाद यहां आते आपको खुद को पता होना चाहिए कि हाँ यार अच्छा ऐसे करना था क्वेश्चन। लेकिन इसके बाद की चीजें तो आपके दिमाग में पहले से आनी चाहिए। अब कुछ भी समझाने का है नहीं, आपको सोल्व करना है। यहां पर लगभग कोशिश तो ये रहती है कि हाँ मुझे क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए कि अब आप लोग खुद एक्स का मान निकालो। लेकिन 13 का स्क्वायर मैं तो आपके लिए सोल्व कर देता हूं 169,
प्लस 9 का स्क्वायर अपने पास 81, ये थ्योरम होती है। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर, ये अगर आपको याद नहीं होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और मैं तो आपको इतना स्लो, इतना धीरे धीरे पढ़ाता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आनी ही चाहिए। अब तो अगर आप एसएससी, रेलवे, सीडीएस के अगर स्टूडेंट हो तो ये चीजें इतना स्लो के बाद तो आनी ही चाहिए भाई। 250 रेगुलर रहो, रेगुलर नहीं रहोगे तो नहीं समझ में आएगा। 2 का भाग दोगे 125 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो अपने पास होगा 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 10। एक एक चीज मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं। ये अगर 10 है तो रेशियो होता है 2:1। ये अगर 10 है तो ये ऊपर वाला क्या 20 होगा क्या, क्योंकि अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है। एक का मान 10 आ गया है, 2 की वैल्यू पूछी है, तो ये अपने पास आंसर आ गया 20। बोलिए सब लोग समझ पा रहे हो क्या, बताओ भाई। सुमित, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो भाई, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। यहां पर मैं तो आप लोगों को यह समझा सकता हूं कि यहां पर थ्योरी आप लोग पढ़ो, उसके बाद, और इतना धीरे धीरे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, पहले आराम से। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पहले की क्लासेस में तो मैं क्या करता था, सारी थ्योरी एक साथ बताता था बच्चे की याद करो। अब बहुत सारे बच्चे ये हैं कि वो इतनी थ्योरी याद नहीं कर पाते, तो मैंने टुकड़ों में थोड़ी थ्योरी बतानी शुरू कर दी है। अब आप उसको भी नहीं बता पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो यहां पर कैसे काम चलेगा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 90 डिग्री पर लगता है भाई पाइथागोरस तो सिवा सिंगल। पाइथागोरस से कैसे होगा, 90 डिग्री का कोण थोड़ी ना है वहां पर। ये तो विश्वा ग्रेविटी सेंटर से होकर कोई लाइन अगर जाती है तो मिड मिड पॉइंट पर ही मिलती है, ऐसा हम लोगों ने क्लास में प्रूव किया है। ये जो चीज है ये क्लास में हम लोगों ने प्रूव किया है कि मिड पॉइंट से अगर जाएगी तो अपने पास ग्रेविटी सेंटर से अगर जाएगी तो वो सामने जाकर मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। ध्यान से सुनना। अब अपने पास ए बी सी, बी सी अपने पास 10 है, जी इसका केंद्रक है, और बी और सी एफ क्रम से ए सी व ए बी की माध्यिकाएं हैं। अपने पास ट्रायंगल ए बी और सी में दोनों माध्यिकाएं समकोण पर अगर काटती हैं तो भुजा एजी की लंबाई आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। इन द ट्रायंगल एबीसी साइड बी सी इक्वल टू 10 एंड जी इज द सेंट्रोइड। ये कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, कोशिश करना समझने की आप लोग, ये कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। बी सी अपने पास 10 है और जी इसका ग्रेविटी सेंटर है। बी ई और सी एफ क्रम से ए सी व ए बी पर माध्यिकाएं हैं और दोनों समकोण पर काटती हैं। यहां पर अपने पास बीई एंड सी एफ आर मीडियन टू द साइड ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली इफ बीई एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो यहां पर बीई और सी एफ अगर अपने पास 90 डिग्री पर काटे, तो मुझे एक बात बताइए, कल की क्लास में मैंने ऐसा आप लोगों को जरूर समझाया होगा, बीई और अपने पास सी एफ जो है, अगर आप लोगों को याद है तो कल की क्लास में मैंने ऐसा जरूर आपको बताया होगा कि समकोण त्रिभुज में अगर हाइपोटेनस हम लोगों को दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस अगर हम लोगों को दिया हुआ है, तो यहां से कल अलग से मैंने बताई थी ये चीज, कल की क्लास अगर देखिए तो आपने मीडियन जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस की आधी हो जाती है 5 हो जाएगी, और ये अपने पास मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है तो 5 और 5 ये तीनों बराबर होती हैं। ऐसा मैं सर्कम सेंटर जब पढ़ाऊंगा उसमें भी मैं बताऊंगा। सुमित आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए भी, यहाँ ए बी और ए सी के बारे में बात ही नहीं कर रहा, वो तो अलग से मैंने अलग राइट एंगल पर काटे तो ये रिजल्ट तो होता है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5/5 बी सी स्क्वायर, ये रिजल्ट तो अपने पास है ही है। और वो भी आपने गलत लिखा, शायद 5/4 लिख दिया भाई। लेकिन मैं कहना यहां पर ये चाह रहा हूं कि जब आपको भुजा एजी की लंबाई अगर पूछे, जी ग्रेविटी सेंटर है, तो एजी की लंबाई अगर पूछे तो क्या अपने पास यहां से जी से डी तक, क्या ये भी ग्रेविटी यहां से यहां तक मीडियन ही होगी क्या? क्योंकि मिड पॉइंट पर मिलती है, पूरी भी मीडियन है, इस ट्रायंगल की भी ये मीडियन ही है, तो इस ट्रायंगल की मीडियन अगर है और राइट एंगल अगर है तो ये भी 5 होगा अपने पास। ये अगर 5 है तो इसकी लेंथ क्या 10 होगी क्या 10 होगी। बी अपने पास आंसर आ गया, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये जो चीजें हैं ये आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों से होने चाहिए,
उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आंसर आ गया बिल्कुल, ट्रिपल एच भाई बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो, ज्योमेट्री आपके दिमाग में 100% बैठ जाएगी भाई। लेकिन ये देखिए, एक तरीका होता है कंपटीशन को क्लियर करने का। अगर ये चीज एक बार में देखो, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, चाहे एकेडमिक में ले लो, चाहे आप लोग कहीं पर भी ले लीजिए, ये दुनिया इसी तरीके से बनी है। चाहे आप लोग यहाँ पर मान लो कोई बिजनेस कर लो, आप अपने फादर से बात कर लीजिए। बिजनेस में जब भी आप लोग घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर से जैसा दिख रहा था, अंदर घुसने के बाद वैसा है नहीं। उसको आप लोगों को एक बार जाना पड़ेगा, दूसरी बार करना पड़ेगा, तीसरी बार करना पड़ेगा, लॉस में भी बैठे रहना पड़ेगा, प्रॉफिट में भी बैठे रहना पड़ेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में भी बैठे ही रहना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। इसी प्रकार से अपने पास एकेडमिक में आपने एक दो बार कर लिया, हो जाता था, आप लोग पास हो जाते थे। लेकिन ये जो कंपटीशन है, ये इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि कोई बच्चा अगर एक बार पढ़ लेता है तो चीजें आ तो जाती हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन कर दे, लेकिन कंपटीशन नहीं निकलेगा। उसका एक ही तरीका है कि इनको बार बार 4-5 बार पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं तो जोश जोश में एक बार तो कोई भी, 4-5 बार का मतलब ये नहीं कि मुझसे 4-5 बार, आपको मुझसे तो एक बार ही पढ़ना है, 4-5 बार खुद रिवाइज करना है। नहीं तो कोई बंदा जोश जोश में एक बार पढ़ डालेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो गलत बंदे का भी सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए इसको रिवाइज 4-5 बार करना ही पड़ेगा, उसी के बाद ही माइंड में चीजें सेट हो पाती हैं। याद रखना आप लोग, और तभी आप लोग एग्जाम के अंदर कर पाते हो। चलिए कीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नहीं नहीं भाई, इनको अलग अलग ही डालेंगे हम लोग, इनको अलग अलग फाइल वाइज ही हम लोग डालेंगे। अब की बार इसी टाइप से कीजिए आप लोग, क्योंकि एक साथ फिर थ्योरी फिर क्वेश्चंस करवाना फिर वो अलग अलग हो जाता है। अब हम लोग इसी टाइप से इसको करते हैं कि अलग अलग ही डालें इसकी थ्योरी और क्वेश्चंस। यहां पर देखिए, ट्रायंगल पी क्यू आर में जी केंद्रक है, जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यूटी एंड पीसी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, बिल्कुल ठीक है। एक ट्रायंगल पी क्यू आर में ध्यान से समझना, ये अपने पास ट्रायंगल है पी क्यू और आर। पी है, क्यू है, आर है। यहां पर जी इसका ग्रेविटी सेंटर है, क्यूटी और पीएस एक दूसरे को, अपने पास क्यूटी और पीएस जो कि मीडियन है, एक तो क्यूटी है और एक पीएस है, एक मीडियन अगर है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्यूटी की वैल्यू मान लो ये अपने पास सेंट्रोइड जी है, क्यूटी की वैल्यू अगर 27 है तो 2:1 होता है, तो 3 का मान 27 है तो 2 का मान 18 और 1 का मान 9। यहां पर अपने पास पीएस का मान 18 है, तो 2:3 में अगर बांटोगे तो 3 की वैल्यू 18 है, तो 2 का मान अपने पास होगा 12 और इसकी वैल्यू होगी अपने पास 6। हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बताइए कि आरटी की लंबाई आप लोगों को ज्ञात करनी है, और ये अगर एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये अपने पास राइट एंगल पर अगर काट रही हैं, तो मुझे बताइए अब की बार सिवा सिंगल जो आप लोग पिछले 5-6 दिन से चिल्ला रहे हो भाई कि पाइथागोरस पाइथागोरस, वो तब लगती है जब समकोण बने, तो वो अब की बार लगेगी भाई। जब आपको लगा कि सर पाइथागोरस पाइथागोरस तो कहीं ना कहीं लगाना जरूरी था, तो वो यहां पर अपने पास लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। ये अपने पास जो लगेगी पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो, वैसे तो आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को तो ट्रिपलेट्स की 15 होता है, या मैं लिख देता हूँ 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81। पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, जो कि हुआ 225, और 225 किसका रूट है 15 का, तो ये भी 15। तो अपने पास मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है, तो ये भी 15 होगा। 15 और 15 ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16, ये थी अपने पास फाइल नंबर 3।
मैं टोटल, अगर आप लोगों को याद हो अभी तक, देखिए ये पॉइंट शुरुआत में एक चीज आप लोग याद रखना। मान लो कोई भी बुक है, आपको लगता है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, शुरुआत हर चीज की टफ होती है, ऐसा ही बनी है प्रकृति। शुरुआत जो होती है हर चीज के लिए अपने पास टफ है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आसान कोई चीज अपने पास है नहीं। मान लीजिए आप लोगों को वन वर्ड याद करने हैं, और वन वर्ड याद करने हैं आप लोगों को, मान लीजिए 1200 वन वर्ड याद करने इंग्लिश में। तो ध्यान रखना, वन वर्ड याद करते टाइम जो वन वर्ड आपको पहले 200 वन वर्ड में याद करने में जितना टाइम, जितना जोर, जितना आपका दिमाग परेशान होगा, उससे उतना ही टाइम अगले 1000 वन वर्ड में होगा। 1000 वन वर्ड में हो सकता है इससे कम ही आप परेशान हो। तो शुरुआत के 50 याद नहीं होते, फिर भूल जाओगे, फिर 200 तक याद करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर एक बार आपने अपने मन को, अपने दिमाग को, खुद को अगर स्थिर करके 200 याद कर लिए, मान लो 7 दिन में याद कर लिए 200, तो अगले 1000 भी आपको 7 दिन में ही याद होने हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसी कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप लोग याद रखना। ऐसे ही मैथ्स में टोटल अपने पास ज्योमेट्री में मान लो 150 पॉइंट हैं, और जैसे ही मैं 40 या 50 पॉइंट में आप लोगों को पढ़ा दूंगा, 50 के बाद आगे वाली चीजें धीरे 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 आप लोगों को बहुत आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। 50 पॉइंट में जितना टाइम, जितना दिमाग आपका खर्च होगा, उससे 1/3 टाइम अगले 100 पॉइंट में खर्च होगा। वो सारी चीजें आपको लगेगा तो मुझे पहले से ही आता है, लेकिन उसमें बने रहना भाई। छोड़कर भागने वालों के लिए ये अपने पास जो गवर्नमेंट जॉब है वो नहीं है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और छोड़कर भाग गए। उनके लिए तो कोई चीज नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप लोग मैदान छोड़ते हो तो छोड़कर भागना नहीं है। अभी तक 7 पॉइंट मैंने पहले बताए थे, 12 पॉइंट बाद में और बताए थे, 13 पॉइंट्स बाद में 3 पॉइंट आपको बता चुका हूं, और अभी तक मैं टोटल 32 पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और उन पर बेस जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। मेरे साथ साथ ये 150 पॉइंट आप लोग कर लीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा ज्योमेट्री के अंदर जो आप लोग खुद से नहीं कर पाओ, लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उनको पहले 5 बार करना पड़ेगा। पहले जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं उनको 5 बार कीजिए, फिर कोई क्वेश्चन करो आपसे खुद से होना शुरू होगा। यहां पर तो देखिए आप लोग, चलिए मैं आगे आप लोगों को बताता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट में हम लोग सीखते हैं यहां पर क्या है, देखिए। और 4 नंबर पॉइंट जो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 4, एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुजों के शीर्षलंब। चलिए इसको अब हम लोग सीखते हैं अच्छे से। त्रिभुजों के शीर्षलंब, जैसा आप लोगों को पता है, वही जो अपने पास 10-12 पॉइंट हैं, एक बार आपको पढ़ने में ज्यादा लगेगा कि इसके बाद अच्छा ये पॉइंट, इसके बाद ये पॉइंट, इसके बाद ये पॉइंट, सर ये तो ज्यादा हो रहा है। लेकिन लास्ट में मैं वापस वो 12 या 13 पॉइंट वापस, या 10 पॉइंट जितने भी हैं वो वापस मैं रिवाइज करवा दूंगा। तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो चीज आसान है, और फिर उन पर बेस्ड मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, तो चीजें आप लोगों को और समझ में आएगी। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एल्टीट्यूड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, त्रिभुजों के शीर्षलंब के बारे में पढ़ेंगे, और इसके जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक ट्रायंगल अपने पास है ए, बी और सी। अब आप लोग ध्यान रखना भाई, यहां पर एक चीज याद रखना, ये जो 4 सेंटेंस अपने पास होते हैं, ये आज की क्लास में और फिर कल की क्लास में और परसों की क्लास तक अपने पास खत्म हो जाएगा, और चारों सेंटेंस को मैं मिक्स करके वापस पढ़ाऊंगा। तो जब 2 पॉइंट मैं अभी तक पढ़ा, 3 पॉइंट पढ़ा चुका हूं, बेसिक पढ़ा चुका हूं, इन सेंटर पढ़ा चुका हूं, सेंट्रोइड के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो अब आपके दिमाग में जब एल्टीट्यूड पढ़ाऊं तो ओनली एल्टीट्यूड याद रखना। अपने पास जब भी हम लोग एल्टीट्यूड पढ़ें तो ओनली ओनली और ओनली ओनली एल्टीट्यूड्स के बारे में ध्यान रखना। अब मीडियन क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, भूल जाओ उसको, बाद में वापस चारों साथ पढ़ाऊंगा तो अपने आप आएगा। अभी सिर्फ एल्टीट्यूड के बारे में देखना आप लोग। तो यहां पर किसी भी ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है, ये अपने पास ध्यान रखना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। इसको हम लोग बोलते हैं शीर्षलंब। कभी कभार ओनली लंब भी नाम आ जाता है या शीर्षलंब, वो बात एक ही है। ये चीज अपने पास होती है शीर्षलंब।
सबसे पहली बात ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है कि सीबी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो मुझे बताओ एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होंगे? तो आप लोग तुरंत बोलोगे कि सर एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होंगे। ए है, बी है और सी है। एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होंगे। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसमें आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखना, याद रखना। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस चीज का जो नाम होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र हम लोग बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी वो होगी एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड अपने पास ट्रायंगल में होते हैं तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर और लंब केंद्र। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 2। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और पॉइंट नंबर 3 आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये उम्मीद है छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। ये इनके नाम हैं जो आपको याद रखना है। इसमें समझाने की मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको समझाऊं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर ये इनके नाम हैं जो आप लोगों को पता होना जरूरी है। ध्यान रखना भाई सभी लोग। यहां पर अगर मैं 3 नंबर पॉइंट की बात करता हूं, पॉइंट नंबर 3 देखिए आप लोग। पॉइंट नंबर 3 जो है अपने पास, एक ट्राइंगल अपने पास ए, बी और सी। ध्यान से सुनना, सीखने की कोशिश करना आप लोग। एक ट्रायंगल अपने पास ए है, बी है और सी है। इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एडी जो है वो अपने पास एल्टीट्यूड होगा। मान लीजिए एडी एल्टीट्यूड है। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन बीई जो है वो एल्टीट्यूड है। और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन है सी एफ जो है वो अपने पास एल्टीट्यूड है। और एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं एक ट्रायंगल, बार बार मैं बोलूंगा एक ही चीज बार बार मैं बोलता रहता हूं और एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूं, जिससे चीजें एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाने में थोड़ा सा ठीक रहता है। अपने पास मान लो इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। अगर आपको समझाने के लिए मैं एक एल्टीट्यूड अगर हटा दूं तो मुझे एक चीज बताइए, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो अपने पास कितने डिग्री होता है? तो याद रखना, एक ट्रायंगल के चारों एंगल्स का, एक क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल के, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री। यहां पर क्यों होता है 360? 360 इसलिए होता है, हर चीज जैसे आप लोग देखो उससे पहले क्यों लगा दो आप लोग। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर की तरफ दो ट्रायंगल बनते हैं। लाइन खींच दोगे तो एक ट्रायंगल 180, दूसरा ट्रायंगल भी 180, 180 और 180 दोनों को जोड़ोगे तो 360। और ये भी याद रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर ए, एफ, ओ और ई जो ट्रायंगल है इसके, इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होगा वो कितने डिग्री होगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो अपने पास चतुर्भुज बन रहा है इसके चारों कोणों का जो योग होगा वो क्या अपने पास 360 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल 360 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री है, ये भी अगर 90 डिग्री है तो मुझे ये बात बताइए, ये वाला 90 90 180 है तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। इस वाले को एंगल ए अगर मैं मानूं तो ये वाला जो कोण होगा वो मुझे बताओ क्या 180 माइनस ए होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या?
ये 180 माइनस ए, दो का कोण 90 और 90 अगर 180 है तो इन दोनों का सम भी अपने पास 180 होना जरूरी है, और 180 होना जरूरी है तो ये अगर ए होगा तो ये 180 माइनस ए, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो मुझे बताइए ये वाला एंगल भी क्या 180 माइनस ए हो गया है? बताइए आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर तीसरा पॉइंट अपने पास यही है, और वो पॉइंट क्या है? एंगल बी ओ सी बराबर कितने डिग्री होगा? 180 माइनस ए होगा। ए ओ सी अगर कोई एंगल पूछेगी ए ओ सी बताइए तो वो कितने डिग्री होगा? तो वो अपने पास 180 माइनस बी होगा। और अगर कोई भी बंदा ए ओ बी पूछता है तो वो कितने डिग्री होगा? 180 माइनस सी होगा। ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस ए, 180 माइनस बी और 180 माइनस सी होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस ए, 180 माइनस बी और 180 माइनस सी, ध्यान रखना आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 नंबर। क्वेश्चन नहीं, पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 चलिए पढ़ाने की कोशिश करता हूं। याद रखना अपने पास एक ट्रायंगल अगर है अपने पास ए बी और सी। चलिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं, ये थोड़ा सा भाई लेकिन कम समझ में आएगा आपको। देखिए एक ट्रायंगल अपने पास ए है, बी है और सी है। ये लीजिए ए बी और सी, ध्यान से समझना। ए बी और सी, याद रखना अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हैं, याद रखना किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्किल की अगर सरकमफ्रेंस पर हैं तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बोलते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों होता है मैं सर्किल में पढ़ाऊंगा, अभी आप लोगों को याद रखना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये यूट्यूब पर भाई मैंने नहीं पढ़ा है तो इस चीज को आप लोग समझिए अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से मैं बताना क्या चाह रहा हूं। याद रखना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल अपने पास है, ऐसा कोई भी चतुर्भुज अगर अपने पास है जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री पहले से दिया हुआ है, इनका सम भी 180 और इनका सम भी 180, तो याद रखना इसका मतलब बाहर से सर्किल खींच सकते हैं। इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, बाहर से अगर सर्किल है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, और अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होगा तो बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखना, याद रखना और याद रखना। एक चीज ये भी ध्यान रखना, एक ही आर्क द्वारा, इस सर्किल की प्रॉपर्टी है, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने जो एंगल होंगे वो ऑलवेज इक्वल होंगे। क्यों होते हैं ये सर्किल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर जो बने कोण होते हैं, एक ही आर्क द्वारा, चाहे किधर से भी बने चाहे इधर से ऊपर से बने, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, चाहे कितने भी एंगल बना लो। एक ही चाप द्वारा, एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होते हैं। इनको आप लोग याद रखना, क्यों होते हैं वो सर्किल में हम लोग प्रूव कर लेंगे। मुझे एक बात बताइए, यहां से अगर एल्टीट्यूड आप लोग डालते हो, यहां से बीई है, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री का कोण, तो बताइए 90 है, ये ए है, तो तीसरा ट्रायंगल ये अपने पास एंगल कितना हुआ? तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल हुआ 90 माइनस ए। ऐसे ही मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, ये वाला अपने पास यहां पर एल्टीट्यूड अगर डालते हो तो ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, ये अपने पास ए है, तो ए अपने पास, इसको मैं ए मान रहा हूं, ये 90 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये भी कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 90 माइनस ए, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। बोलिए ठीक है क्या? ये दोनों एंगल जो हैं अपने पास, इस ट्रायंगल की अगर बात करो 90 ए तो तीसरा एंगल 90 माइनस से, इस ट्रायंगल की बात करते हो 90 ए तो तीसरा एंगल 90 माइनस से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताना, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ना ना, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल का नहीं होता रोहित कुमार, ओनली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का होता है। नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स का सम नहीं होता भाई। बोलिए समझ पाए हो क्या? यहां पर ये कोण अगर आप नहीं समझ पाए, क्या नाम है आपका भाई, जगदीश कुशवाहा, तो ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण थीटा मान लो,
तो दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं तो क्या तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर होगा क्या? क्योंकि 180 में से घटाओगे। ये चीज, ये थ्योरम आप लोग याद कर लो भाई, ऐसे कर लो जगदीश, वो समझ में नहीं आया तो जगदीश और आनंद, दो ट्रायंगल के एक 90 है, 90 है क्योंकि 90 डिग्री एल्टीट्यूड, 90 क्यों है? क्योंकि एल्टीट्यूड डाला। ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर। और फिर तीसरा एंगल निकालोगे तो 180 में से घटाओगे तो दो अगर बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होता है, या आप लोग याद कर सकते हो। क्या रिंकी सिंह रिंकी कुमारी हो गई है क्या आज भाई? बताना मुझे। तो ये कोण अगर अपने पास 90 है, ये कोण थीटा है, तो तीसरा कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये कोण 90 है, ये थीटा है, तो तीसरा कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ऐसा समझ सकते हो। अगर किसी को नहीं पता लगे कि दोनों कोण बराबर क्यों हैं, या बड़े वाले ट्रायंगल में देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसे आप लोग करना चाहो। क्योंकि रिंकी कुमारी को आज सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं देख रहा हूं सुबह से ही, मतलब शाम को 6 बजे से ही, कि सारे एच में बोल रही है। और रिंकी सिंह को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये दो अलग अलग लोग हैं या एक ने ही नाम चेंज कर लिया है? बताना। क्योंकि कल तो रिंकी सिंह था एक, आज रिंकी कुमारी है। तो क्या हम लोग आगे बढ़ें? नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखिए, 4 नंबर पॉइंट मैंने समझाया नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही आपको बताया है, बोलिए ठीक है क्या? नाम चेंज नहीं होता क्या इसमें? ठीक है फिर। रिंकी सिंह भी है वही क्लास में, और रिंकी भी है, रिंकी कुमारी भी है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट है। चलिए, नया बच्चा है, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से समझना, और दोनों ही गर्ल्स ही हैं, तो अब हम लोग इनको भाई नहीं बहन बोलेंगे भाई। इतने दिन से रिंकी सिंह को मैं भाई बोल रहा था, और दोनों ही ये बहन है, तो बहन बोलेंगे अब। देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग। अब आपको ये चीज थोड़ी सी कम समझ में आएगी। अभी भी जो पिछली मैंने बताया है, अगर वो याद है आपको, तो अब आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, अगर पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर नहीं रखोगे तो। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, इसके सामने वाली जो साइड है अपने पास, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, और किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इतनी बात मुझे बताइए, क्या सब लोग जानते हो क्या? बताओ मुझे। हाँ, ये मेरी गलती थी, रिंकी सिंह और रिंकी का मैंने नाम नहीं पढ़ा, मेरी गलती, मेरी गलती भी। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो यहां पर ये देखिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनना। एक क्वाड्रिलेटरल के, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है और ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, इन दोनों का सम अगर अपने पास 180 है, तो बचा हुआ दोनों का सम भी अपने पास कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। और इनका सम अगर 180 डिग्री होगा तो बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके चारों वर्टिसेस को टच करेगा। ये इस प्रकार से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। बोलिए, सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना। और ये कोण अगर अपने पास, एक बार मैं समझाता हूं, ये कोण अगर थीटा अपने पास है, ये वाला जो कोण है वो अगर अपने पास थीटा है, तो अभी बताकर आया हूं मैं पिछले पेज पर, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों इक्वल होते हैं। वो अगर थीटा मानते हो तो थीटा होगा, 90 माइनस ए मानते हो तो 90 माइनस ए होगा, जो भी मानना चाहो। ये कोण थीटा है तो इधर वाला कोण भी थीटा होगा। बोलिए, सर्किल हम लोगों ने कैसे प्रूव कर दिया? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ना ना, संजीव शर्मा अपने फर्स्ट रैंक नहीं आई भी, अपनी थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, यही रैंक आई है, अपनी फर्स्ट कभी नहीं आई। कोई बात नहीं रिंकी सिंह, अब आप पढ़िए। मुझे एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना भाई,
यहां पर किसी भी क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल्स का सम अगर 90 और 90 180 हो गया, इन दोनों का सम 180 होते ही, क्योंकि 360 होता है तो बचे हुए का सम भी विक्रम मीना में वापस बता रहा हूं 360 होगा। और 360 होते ही ध्यान रखना कि अपने पास यहां से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। किसी भी क्वाड्रेटल के अगर अपने पास अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, और 180 क्यों है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180, चारों का सम होता है 360, दो का सम अगर 180 है तो बचे हुए दो का सम भी कितना होगा, अपने पास 180 होगा। और 180 होते ही याद रखना आप लोग बाहर से सर्किल इसके ड्रॉ कर सकते हो जो इसके चारों वर्टिसेज को टच करेगा। ये चीज साइक्लिक क्वाड्रेटल से आती है, सर्किल से आती है, इसको याद रखना। यहां पर सर्किल ही तो बता रहा हूं संदीप कि सर्किल हम लोग अपोजिट का 180 होते ही सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और इस आर्क से मुझे एक बात बताना, इस आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बना कोण बराबर होता है। तो मुझे एक बात बताइए, इस आर्क द्वारा ये वाला कोण अगर थीटा है, इस आर्क द्वारा बना कोण ये वाला कोण अगर आपसे थीटा है, ध्यान से समझ लो भाई, ध्यान से समझ लो, इस आर्क द्वारा बना कोण ये अगर थीटा है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण ये जो कोण होगा वो भी मुझे बताइए कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये वाला कोण भी अपने पास थीटा होगा। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। दो पॉइंट मैं थोड़ी देर पहले बता कर आया हूं कि एक तो ये बता कर आया हूं कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होते ही सर्किल खींच सकते हो, और दूसरा अभी भी मैंने बताया था, प्रूव अभी तक किया नहीं है, इस सर्किल में मैं प्रूव करूंगा, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। ये चीजें तो भाई अभी दोनों पॉइंट आप लोगों को रटने पड़ेंगे, इसको याद रखना पड़ेगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ संजीव भाई, नाम तो ले लेते हैं बच्चे, कोई बात नहीं, लेकिन वो यार देखिए, एक चीज मैं कहूंगा हमेशा, आप लोगों को वैसे ज्यादा इंटरव्यू देखने नहीं चाहिए, एक आधा देख लो कोई बात नहीं। तो आप लोग जो है ना वो तालियां बजाने के लिए नहीं बने, तालियां बजवाने के लिए बने हो, ध्यान रखना, खुद के लिए। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसा आप लोगों को सचिन साहब की कहानी, तेंदुलकर साहब की कहानी पता होगी कि तेंदुलकर साहब एक दिन खड़े खड़े किसी बैट्समैन ने बढ़िया शॉट खेला तो तालियां बजा रहे थे। उनके जो गुरु थे आचरेकर साहब, उन्होंने थप्पड़ मारा उनको कि यार आप तालियां बजाने के लिए नहीं, बजवाने के लिए बने हो, खुद इस टाइप के खेलो, खुद मेहनत करो। और सचिन साहब का नाम आप आज जानते होंगे, कितना बड़ा नाम है क्रिकेट में। तो ध्यान रखिए आप लोग, जैसे ना इंटरव्यू ज्यादा मत देखा करो, एक आधा देख लिया, बात खत्म हो गई, उसने किसका नाम लिया किसका नहीं लिया क्या फर्क पड़ता है। तो आप लोग जो है ना, वो तो सिलेक्शन उन्होंने ले लिया, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन बच्चों ने सिलेक्शन, इस पोस्ट पर आना, इंटरव्यू पोस्ट निकालना और उसके बाद उनका रैंक आना, बहुत अच्छी मेहनत उन बच्चों ने की होगी। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा ना, वो पूरे दिन इंटरव्यू के लिए मत लगे रहा करो, एक आधी चीज आप लोग देख लिया करो और वहीं पर आप लोग बात खत्म किया करो, खुद अपनी पढ़ाई पर लगे रहो। और ये सोचो कि एक दिन मैं इंटरव्यू देने वाला बनूंगा, एक दिन मैं भी इस टाइप से इंटरव्यू दूंगा, खुद से ये वादा करो, ठीक है ना? खुद से ये वादा कीजिए, दूसरे से नहीं, कि आप खुद से ये बोलो कि अपने पास यहां पर इंटरव्यू देने वाले बनिए आप। सेवा सिंगल, मैं फिर समझा रहा हूं, देखिए दो चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं रटवाऊंगा इसको। ऐसा ये थोड़ा सा अपने पास इसका आज तक एक ही क्वेश्चन आया इस पर बेस्ड, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, थोड़ा एक लेवल से ऊपर की चीजें हैं, नहीं समझ में आया बाद में मैं रटवा दूंगा, सिर्फ आप उसको याद कर लेना। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग देखते चलो, समझ में आया ठीक, नहीं आया तो उसको याद कर लेना, क्योंकि मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं। फिर नहीं समझ में आया तो कौन सा, हम लोगों को इसमें ऐसा तो है नहीं कि यही आएगा, उसका जो पॉइंट आएगा उसको मैं आपको रटवा दूंगा कि याद कर लो भाई। यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि किसी भी क्वाड्रेटल के, चौथी पांचवी छठी बार बता रहा हूं, ये दो चीजें रटनी पड़ेंगी। अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री अगर हो गया है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री अगर हो गया है तो याद रखना बाहर से सर्किल हम लोग खींच सकते हैं। पहला पॉइंट, इन दोनों का ये अपने पास कितने डिग्री है मुझे बताइए, ये वाला कोण अपने पास कितने डिग्री है, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री, क्यों है, क्योंकि एल्टीट्यूड डाला। और ये वाला कोण कितने डिग्री है, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री, क्यों है, क्योंकि एल्टीट्यूड डाला। और मुझे बताओ किसी चतुर्भुज अपने पास बी, ई, ओ और डी का, एक चतुर्भुज के दो कोण का सम अगर 180 डिग्री है, 90 और 90 180, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो इन दोनों का सम अगर 90 90 180 है तो बच्चे हुए इन दोनों का सम भी क्या 180 हो गया है क्या? इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितने डिग्री हो गया है, 180 डिग्री हो गया है। और जैसे ही अपने पास 180 डिग्री होगा,
जैसे ही अपने पास 180 डिग्री होगा तो याद रखना अपने पास बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इनको चारों वर्टिसेस को टच करते हुए एक बाहर से आप लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहला पॉइंट ये मैंने बात बताई कि अपोजिट एंगल, और अपोजिट एंगल का सम 180 क्यों? क्योंकि 90 और 90 180 है, 180 होते ही इनका सम भी, बचे हुए का सम भी 180। क्या अब की बार तो आप लोग समझ पाए हो क्या? ये टोटल ऐसे चार सर्किल बनेंगे, लेकिन मैं दो ही बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण ये अगर थीटा है, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण, ये कोण अगर थीटा है, ये वाला कोण अगर थीटा है, ये वाला कोण अगर थीटा है यहां पर, तो इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण ये भी अपने पास थीटा होगा। सिर्फ ग्रीन वाला सर्किल आप लोग देखिए, और ग्रीन वाला सर्किल अगर देखोगे तो ये कोण भी अपने पास थीटा होगा, याद रखना। और सर ये दोनों कोण बराबर क्यों है, थीटा और थीटा बराबर क्यों है? ऐसा मैं पिछली पॉइंट में आपको समझा कर आया हूं। मैंने यहां पर शुरुआत ही इससे की। मुझे एक बात बताइए आप लोग कि यहां पर ये वाला जो पॉइंट अगर ए है, ये वाला 90 है, 90 ए, तो तीसरा कोण ये कितना बचा? तो ये अपने पास बचा 90 माइनस एंगल ए। ये अपने पास 90, ये ए, तो त्रिभुज के दो कोण अगर दिए हुए हैं तो त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल सकते हो क्या? 90 माइनस है, ये तो दोनों बराबर हैं, तो इसको भी मैं एक बार थीटा मान रहा हूं और इसको भी मैं एक बार थीटा मान रहा हूं। इसे दोनों बराबर हैं, तो सिर्फ मुझे ये बताना है कि दोनों कोण इक्वल हैं, तो मैं थीटा मान रहा हूं इस प्रकार से। तो यहां पर मैंने क्या समझाने की कोशिश की, ये दोनों कोण बराबर तो मैं पहले बता कर आया हूं। इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण थीटा है, तो इस आर्क तो छोटी है, लेकिन इस आर्क द्वारा भी सरकमफ्रेंस पर बना कोण कितना होगा? थीटा। इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण थीटा है, तो इस आर्क द्वारा भी सरकमफ्रेंस पर बना कोण कितना होगा? थीटा। इस डायग्राम को जितना देखोगे उतना कंफ्यूज होगे। दो सर्किल ऐसे और बनते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर नहीं रहा हूं। मैं तो 4 नंबर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। ध्यान रखना अपने पास 4 नंबर जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान से सुनना आप लोग, ए बी और सी, यहां से अगर हम लोग एल्टीट्यूड डालते हैं, ये अपने पास एल्टीट्यूड है, मान लीजिए अपने पास ए डी, ये एल्टीट्यूड है बी ई, और ये एल्टीट्यूड है अपने पास सी एफ, और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। लेकिन मैं कहने की, समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये वाला कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर होता है। सेम इसी टाइप से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला कोण अगर x है तो ये भी अपने पास x होगा, और ये वाला कोण अगर y है तो ये भी अपने पास y होगा। और मुझे बताइए क्या अपने पास एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन सेंटर बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं, पहले पढ़ा कर आया हूं अंत के अंदर। तो जो ट्रायंगल ए बी सी के लिए, ध्यान से सुनना, जो ट्रायंगल ए बी सी के लिए ऑर्थो सेंटर है वही ट्रायंगल डी ई एफ के लिए इन सेंटर है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात आपको रटवाना चाह रहा हूं, सिर्फ इतना सा मेरा लालच है, ये आपको इतना बड़ा पढ़ाने का। ये जो पॉइंट मैंने पहले पढ़ाया है ये एंगल बाइसेक्टर बन जाता है, और एंगल बाइसेक्टर जहां पर बनते हैं उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। अभी लेता हूं मैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं और वापस आकर आपको आगे की चीजें पढ़ाता हूं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं भाई, आप लोग भी लीजिए ताकि आगे की चीजें हम लोग और अच्छे से समझ सकें।
वापस आओ भाई, वापस आइए। मैंने आप लोगों को कहा 4 नंबर पॉइंट में मैंने समझाने की कोशिश की है कि अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है, बस इतना आप लोग ध्यान रखना कि ये जो अपने पास ट्रायंगल ए बी सी का जो ऑर्थो सेंटर है, लंब के अंदर जो है वो डी ई एफ के लिए इन सेंटर का काम करता है। ये कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि जो अपने पास ए बी सी के लिए ऑर्थो सेंटर है, बताइए ए बी सी का क्या होगा, तो वो याद रखना इन सेंटर होगा। रवि एक्स और वाई मैंने इसको देखकर लिखे हैं, ये दोनों कोण अगर बराबर है इसको मिलाने पर तो ये भी जरूर बराबर ही रहे होंगे। ये इस प्रकार से सिमेट्री से एक को प्रूव किया और बाकी दोनों उसी को लेकर लिख लिया है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 नंबर पॉइंट में आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, देखना एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस यहां पर मान लो इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर। ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है और यहाँ के तीनों एल्टीट्यूड्स, तीनों शीर्षलंब यहां पर मिलते हैं त्रिभुज में। एक अपने पास ए डी है, दूसरा अपने पास बीई है और तीसरा अपने पास सीएफ है। एक त्रिभुज के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। और अभी भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि यहां से जैसे ही आप लोग इसको मिलाओगे तो ये मिलाते ही ये अपने पास एंगल के बाइसेक्ट होते हैं। ये वाला एंगल अगर अपने पास x है तो ये वाला भी अपने पास x होगा, ये वाला अगर y है तो ये वाला भी अपने पास y होगा, और ये वाला एंगल अगर अपने पास z है तो ये वाला एंगल भी अपने पास z होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज मैंने बताई, बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात सभी लोग समझ पाए होंगे। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। मैं आपको क्या बताने की, क्या सिखाने की या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ऑर्थो सेंटर है। और एल्टीट्यूड है अपने पास, ये एल्टीट्यूड है ए डी, ये एल्टीट्यूड अपने पास बीई और ये एल्टीट्यूड अपने पास सी एफ। एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, यानी कि अपने पास लंब के अंदर। और इनको मिलाने पर ये जो अपने पास है यहां पर और यहां पर, इनको मिलाने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये देखिए ये अपने पास x है तो ये अपने पास x है, ये अपने पास y है, ये अपने पास y है, ये अपने पास z है, ये अपने पास z है। बोलिए बिल्कुल ठीक है। इतनी बात अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ कितनी बार बोल चुका हूं मैं। यहां पर मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर, क्या डी ई एफ के लिए जो ए होता है वो याद रखना, ओ तो जो है ना वो डी ई एफ के लिए इन सेंटर है, और जो ए है वो पॉइंट नंबर 5 ये है कि ए जो है वो डी ई एफ के लिए एक्स सेंटर का काम करता है। साथ ही ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना, बहिर केंद्र का काम करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ट्रायंगल डी ई एफ के लिए ए जो होगा वो एक्स सेंटर का काम करेगा। ये जो अपने पास डी ई एफ के लिए एक्स सेंटर 3 होते हैं, बी जो पॉइंट है वो किसका काम करेगा? एक्स सेंटर का काम करेगा, बहिर केंद्र का काम करता है। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। सी जो है उसके एक्स सेंटर का काम करेगा, बहिर केंद्र का काम करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये याद करना है, ये आपको रटना है। अब कोई बच्चा अगर समझना चाहे, देखिए मैं पहले तो कहूंगा इनको याद कर लीजिए, इनको रट लीजिए। फिर भी अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं समझना चाह रहा हूं ऐसा क्यों होता है, तो उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। हाँ, पैरेलल ट्रायंगल संदीप यही है। मुझे एक बात बताइए, सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, और मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास इसको आगे अगर मैं बढ़ा दूं, ध्यान से सुनना, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, ये पॉइंट एफ है, और इसको अगर मैं आगे बढ़ा देता हूं तो ये कोण अपने पास यहां पर 90 डिग्री अगर है, ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर और ऐसे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं इस प्रकार से, तो ये वाला एंगल अगर x है, ये वाला एंगल अगर x है यहां पर, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो आप बोलोगे सर x होगा। बोलिए ठीक है क्या?
मुझे एक बात बताइए, ये कोण पहले से 90 डिग्री है, ये कोण पहले से 90 डिग्री है, ये कोण भी अपने पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये कोण भी अपने पास 90 डिग्री है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल अगर अपने पास x है तो ये वाला भी x होगा। क्या बात समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलते रहो भाई। तो देखिए, पूरा कोण अपने पास 90 था, कंप्लीट एंगल अपने पास 90 था, और ये वाला अगर x है तो ये ऊपर वाला एंगल कितना बचा? तो आप कहोगे सर 90 माइनस x बचा। पूरा कोण 90 है, ये वाला अगर x है, ये बाहर वाला 90 था कंप्लीट, ये अगर x है तो ये वाला कितना होगा? 90 माइनस एक्स होगा। इसका मतलब ये भी 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स, तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल जरूर, ये जो लाइन ऐसे हिलती हिलती जा रही है ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, बाह्य कोण समद्विभाजक होगा। इस ट्रायंगल डी ई एफ के लिए आगे बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, इसलिए ये बाह्य कोण समद्विभाजक होगा। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है कोई बच्चा कम समझ पाया हो, नहीं समझ पाया हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। मुझे एक बात बताइए, यहां पर ये वाला कोण ध्यान से समझना, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये वाला जो कोण है ये पहले से ऑलरेडी अपने पास 90 डिग्री है, और ये अगर 90 डिग्री है तो बाहर वाला ये भी 90 डिग्री होगा। पहली बात, क्यों होगा 90? क्योंकि अपने पास एक स्ट्रेट लाइन पर बना जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ध्यान से सुनना, यहां पर अपने पास ये जो है, यहां पर इसको आगे बढ़ाने पर, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये वाला कोण अगर y है तो ये वाला कोण भी अपने पास y होगा। और मुझे एक बात बताइए, ये वाला कोण अगर y है, ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बच गया? तो ये वाला एंगल अपने पास बच गया है 90 माइनस वाई। ये लीजिए, ये पूरा कोण अपने पास 90 है, बाहर वाला अगर y है अपने पास तो ये वाला कोण कितना बच गया? तो ये अपने पास बच गया 90 माइनस वाई। ये भी अपने पास 90 माइनस वाई है, और ये भी अपने पास 90 माइनस वाई है। 90 माइनस वाई, 90 माइनस वाई, क्योंकि y है पूरा 90, तो 90 में से y घटा दोगे तो मुझे बताओ ये जो लाइन जा रही है यहां से इस प्रकार से, कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है क्या? ओनली ट्रायंगल डी ई एफ की अगर मैं बात करूं तो आगे बढ़ाने पर ये बाह्य कोण एक्सटीरियर, और 90 माइनस वाई, 90 माइनस वाई, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्स सेंटर। पॉइंट नंबर 5, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अंदर वाला अपने पास जो होता है डीईएफ का, ये ओ जो है वो इन सेंटर है, और डीईएफ के लिए बाहर वाले अपने पास एक्स सेंटर हैं। जो पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया था इन सेंटर और एक्स सेंटर के बारे में, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या? बताओ मुझे। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 5। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। ये रिपीट कर देता हूं हितेश आपके लिए। ओ जो है वो डीई एफ के लिए जो इन सेंटर है, ऐसे डीई एफ के लिए ए एक्स सेंटर होगा, बहिर्केंद्र होगा। ये चीज भाई आप लोगों को याद करनी है। ये जो चीजें हैं ये हम लोग बहुत अच्छे लेवल की चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसको आप लोग अगर कम समझ में आ रहा है तो इस चीज को डायरेक्ट आप लोग याद भी कर सकते हैं लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट तो मैं समझाता हूं ताकि आपका दिमाग खुले, लेकिन कोई लगता है कि सर ये चीज समझ में नहीं आए तो उसको लास्ट में याद कर सकते हो आप। शिवा भाई, इंटरव्यू देने वाले बनो, मेरा नाम तो लो नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक देखिए कोई बच्चा नाम ले नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं मेरा काम ईमानदारी से करूंगा, जो मुझे पर्सनली लगता है सही बात मैं आप लोगों को बताता हूं। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है मेरे पास आज तक स्टूडेंट्स की कभी कमी नहीं रही। जब जिस दिन से मैंने पढ़ाना शुरू किया फर्स्ट डे से, क्योंकि मुझे लगता है आज मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि स्टूडेंट कहां से आएगा। रियल में एक स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम है कि वो कहां से पढ़े ताकि उसका टाइम खराब नहीं हो जाए। पैसे की बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम रहती है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको पैसे की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन उनका टाइम खराब हो जाता है 6 महीने साल भर बाद में उनको समझ में आता है। और यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कहीं पर फंसने के बाद उनको किसी ने बताया और उसके बाद यहाँ पर आए, तो वो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने खराब हो जाता है।
तो एक स्टूडेंट को भी आज मेन प्रॉब्लम, क्योंकि इतना कंटेंट है, इतनी चीजें भरी पड़ी हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आता कि मैं किससे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कौन मेरा सिलेक्शन करवा सकता है, कौन ऐसा है जो रियल में जो चीजें आती हैं वो पढ़ा रहा है। तो ऐसे ध्यान रखना यहां पर। ऐसा मुझे मतलब पर्सनली लगता है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स कहां से आएगा, एक रियल में आज स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है कि यार मैं कौन से टीचर से पढ़ूं ताकि कंटेंट तो मुझे सही मिल जाए। और मुझसे आज तक मैं मतलब बड़ी बड़ी नहीं फेंक रहा हूं, कोई भी आज तक जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ा है, आप लोग देखोगे मैंने ऑनलाइन आया हूं और ऑनलाइन पढ़ाते हुए मुझे 4-5 महीने हो गए हैं, लेकिन यूट्यूब पर मैंने कोई बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं डाले हैं कि मैं बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट करूं, यूट्यूब पर मैं बताऊं कि पढ़ाने आ गया हूं, बहुत सारे मैं ऐड करूं, कहीं पर मैं पेड प्रमोशंस करूं, ये वो ऐसा मुझे करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है जो बच्चा एक बार आज तक मेरी क्लास में अगर आ गया और उसने ईमानदारी से 4-5 अगर क्लास ले ली हैं, तो उसका भाई, उसका बहन, उसका दोस्त, उसको कोई भी जो पढ़ेगा वो मुझसे ही पढ़ेगा, ऐसा मुझे पहले से ही पता रहता है। और सबसे बड़ी जो चीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ होती है माउथ पब्लिसिटी। तो आज तक जो भी बच्चा मुझसे पढ़ा है, कोई भी स्टूडेंट पिछले 10-12-13 साल पहले भी अगर कोई पढ़ा है, तो उससे आप लोग पूछ सकते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, मैंने मेरा काम हमेशा ईमानदारी से किया है। कभी भी मैं ये नहीं सोचता कि इस बच्चे का ये चीज गायब कर दूं, इसको मैं ये नहीं पढ़ाऊं, इसको मैं ये नहीं पढ़ाऊं। हमेशा मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। ऐसे ही आप लोगों का जो काम है इस टाइम पढ़ने का काम है। आपका काम है पढ़ाई का, पढ़ने का और पढ़ने का काम है। आप लोग अपना काम ईमानदारी से कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। मैं आज तक ऐसे किसी भी स्टूडेंट से नहीं मिला हूं जिसने रियल में मेहनत की है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे किसी भी एक भी बच्चे को मैं नहीं जानता कि यार इस बच्चे ने तो मेहनत की थी, इसका सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। एक बार में हो सकता है 1-2 नंबर से रह जाए, दूसरी बार तीसरी बार 100% उसका सिलेक्शन होता ही होता है। तो आप लोग ईमानदारी से अपनी मेहनत कीजिए। मेरा नाम लोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा नाम नहीं लोगे तो भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो काम करता हूं वो मैं मेरा पूरा 100% उसमें देता हूं। कि मैंने ये नहीं कि यार इस क्लास में ये हटा देता हूं, इस क्लास में ये छोड़ देता हूं। मैंने पूरा जो भी जितनी भी चीजें टफ हो उसको भी धीरे 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 प्रत्येक बच्चे को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश आप लोगों को करता हूं कि आप लोग बढ़िया तरीके से मैं समझा पाऊं। मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूं भाई। तो आप लोग भी नाम लो नहीं लो उससे कोई बड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई भी बच्चा जैसे सिलेक्शन, मुझे नहीं पता कि मैं कितने बच्चों का सिलेक्शन करवा चुका हूं। आज कहीं भी हम लोग जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पर जाते हैं, तो सीआईएसएफ के बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, वहां पर जॉब कर रहे हैं कि सर आप आए हो, तो वो मतलब लगभग पर ही मिल जाता है आजकल। तो मुझे इतना तो खुद को ही नहीं पता। देखिए ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग, मैं आपको 6 नंबर पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। तो आप मेहनत करो भाई, मेहनत करो, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ोगे। जो भी आपका काम है इस टाइम, आपका काम पढ़ने का है। दिन हो रही है, रात हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आपको पता नहीं लगना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप तो अपना 100% पढ़ाई में दीजिए। भूख लगी हुई है नहीं लगी हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग एक रूम में रह रहे हो, उसी में खाना बना रहे हो, उसी में सारा आप लोग वहीं पर रह रहे हो, वहीं पर लेटे हुए हो, साइड में एक गद्दा लगा हुआ है, उसी पर लेट जाते हो, पास में खाना बना लेते हो, पूरे दिन एक टेबल पर या नीचे बैठकर ही पढ़ते रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन इंस्पेक्टर बनोगे उस दिन लोग आपसे सुनना शुरू कर देंगे आपको। आप, आपका परिवार, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब आपकी बात सुनेंगे। ठीक है ना। पढ़िए। अक्सर वो चीजें मतलब नॉर्मल हैं, वो हम लोगों ने बहुत पहले ही शुरू किया था स्टूडेंट्स के लिए। और मैंने 2 बार, एक बार 3rd रैंक आने के बाद, एक बार 4th रैंक आने के बाद, और मैंने उनको, हम लोगों ने, मैंने नहीं, मदर्स एजुकेशन हब ने उनको इनफील्ड गिफ्ट की थी। उसके बाद आजकल तो आप देख रहे हो कि आजकल कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ दे देता है। तो उस बात में तो मुझे फंसना है नहीं। लेकिन हम लोग 1 से 10 तक जो रैंक आती है सीजीएल में, उसको बहुत साल से ही देते हुए आ रहे हैं। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमेशा याद रखना। वैसे सिमिलरिटी से आता है, मैं प्रूव करूंगा नहीं, ये चीज आप लोग याद रखना। AO इंटू OD बराबर अपने पास BO इंटू OE बराबर होता है अपने पास CO इंटू OF। ये याद कर लेना। ये सिमिलरिटी से आता है, समरूपता से आता है। अभी सिमिलरिटी मैंने पढ़ाई नहीं है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना।
तो ये पॉइंट नंबर अपने पास 6 पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, इनको आप लोग सीखना, इनको आप लोग ध्यान रखना। ये थी आज की हमारी क्लास। कल शाम को हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। रजत थोड़ा टाइम लगेगा जॉब के साथ, लेकिन भाई आपको हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर पॉइंट था, ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस से, ए एंगल देने के बाद अगर वहां पर पूछे तो आप 180 में से घटा दिया करो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मोहनराज, 1 करोड़ 65 लाख कम है क्या भाई? इतना तो बहुत है भाई। इतना आ जाएगा तब तो मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा। 1 करोड़ 65 लाख मेरे पास आ जाएगा तो बहुत है वो तो।